आइए दोस्तों, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। कल आप हम बता रहे थे कि आखिर आप कुछ मैंने सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में कुछ बात कर रहे थे, और जहाँ तक है कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट और साथ साथ हम ये समझाए थे कि उसका सोर्स क्या होना चाहिए एक तैयारी के लिए, और उसका हम कैसे, हमारा क्या स्ट्रेटजी है सिविल सर्विस की तैयारी करवाने की। साथ साथ हम ये भी बताए कि बिल्कुल आपको जो है ना पढ़ना कितना परसेंट सिलेबस है, सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कशन हम कर चुके थे। आज हम आपको बताएंगे कि सिविल सर्विस के जो जीएस फर्स्ट पेपर की बात हम कल किए थे, आज सेकंड पेपर की हम बात करेंगे। जो सेकंड पेपर को लेकर स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं और वही बात कर रहे हैं कि सीसैट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और सीसैट को आप जिस अब आप क्वालिफाइंग समझकर इतनी आसानी से मत लीजिए उसको, क्योंकि ये भी एक क्वालिफाइंग है ज़रूर, लेकिन उसके लिए भी काफ़ी उसके भी पकड़ की ज़रूरत है, उनको भी पढ़ने की ज़रूरत है। तो हम आएंगे आज हम बताएंगे आइए आप लोगों को कि सीसेट की तैयारी किया कैसे जाता है। आप कितने आसानी से, सीसेट बहुत ही इजी है, लेकिन अगर आप अच्छी तरह उसको नहीं समझते हैं तो कंप्लीट रूप से वो सबसे ज़्यादा टफ हो जाता है। अभी हमको जहाँ तक लगता है कि जितने भी स्टूडेंट प्रीलिम्स में जिनका नहीं होता है, उसमें 70% स्टूडेंट नहीं होने वाला स्टूडेंट का लगभग सीसेट में डिस्क्वालीफाई कर जाता है। सीसेट क्वालिफाइंग जरूर है, लेकिन चूंकि उनका जिस सेक्टर से उसको क्वेश्चन पूछा जाता है, उनकी समझ आपको बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस चीज़ को अगर नहीं समझते हैं, अगर इसको आप चैलेंज समझकर इसकी तैयारी आप नहीं करते हैं, तो फिर आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो अब अभी से आप जानते हैं जून में फर्स्ट वीक में भी आपका एग्जामिनेशन है, और उसके लिए अभी से ही आपको थोड़ा थोड़ा उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, और जो जो कमी है उस सारे कमी को आपको दूर करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक महीना बचा रहता है, 15 दिन बचा हुआ रहता है, तब सीसेट के लिए जो है सीसेट की तैयारी शुरू करता है। ये आपको पढ़ने का तरीका बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं, अभी से आप 2-2 घंटा करके 2-3 घंटा करके सीसेट में मेहनत कीजिए, और सीसेट में मेहनत कीजिएगा तो फिर आपको एग्जामिनेशन में आते आते तक किसी भी तरह का कोई परेशान नहीं रहेगा और आसानी से तैयारी हो जाएगी। आइए हम कितने आसानी से सीसेट को हम तैयार कर लेंगे। 1-1-2 घंटा करके आप देते रहेंगे तो सीसेट एकदम बहुत इजी हो जाएगा, एकदम कमाल का आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सीसेट के बारे में आज हम बात करेंगे। जरा सभी स्टूडेंट आराम से जरा सुनिएगा और इस चीज़ पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर 1, पहली सीसेट का जो पोर्शन है कि सीसेट की आपको जो प्रीलिम्स का जो सेकंड पेपर है सीसेट का जो 4 सेक्शन है, वो उस 4 सेक्शन को काफ़ी आपको किसी सेक्शन को आप छोड़ के काम नहीं चल सकता है। आपका चारों सेक्शन को आपको फोकस करना होगा और चारों सेक्शन की समझ जरूरी है आपको। सबसे पहले की बात हम अगर कहते हैं कि स्टूडेंट को जिससे परेशानी होता है उसकी बात हम करेंगे। सबसे पहले हम उसी बात करेंगे। तो नंबर 1 की बात हम करते हैं कंप्रीहेंशन। तो कंप्रीहेंशन की बात हम जहां करते हैं, कंप्रीहेंशन की बात करेंगे। सबसे पहले कंप्रीहेंशन की बात करेंगे। नंबर 1 कंप्रीहेंशन की बात करेंगे। आप कंप्रीहेंशन की बात करेंगे। आखिर कंप्रीहेंशन में आपको क्या करने की जरूरत है, कंप्रीहेंशन शब्द का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले कंप्रीहेंशन पहला पॉइंट है, तो उसको समझेंगे कि कंप्रीहेंशन आखिर क्या है, इसकी समझ क्या जरूरी है, अब इसकी कहां तक जो है ना कंप्रीहेंशन, कहां तक आपकी समझ जरूरी है। ज्यादा समझ भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस दूसरे नंबर में हम मैथ्स का बात करेंगे। तीसरे नंबर की बात अगर हम कहते हैं रीजनिंग की बात करेंगे। और फिर आपको चौथा नंबर में जिसको हम डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, डी आएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन की बात हम करेंगे। ये 4 सेक्शन होता है, और 4 सेक्शन में अगर किसी भी सेक्शन में आपका क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो फिर उसके लिए फिर आपको
सीसेट आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। 33% इसमें आपको मालूम है कि सीसेट वाला पेपर में, सीसेट के पेपर में आपको मालूम है कि बिल्कुल 80 क्वेश्चन है और उसमें 80 क्वेश्चन में आपको जो है ना 200 मार्क्स है। तो 80 क्वेश्चन में आपको जो है ना 33% जो है आपका क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग 33% है। तो 33% तो मिनिमम आपको कितना है कि बिल्कुल आपको कम से कम जो है कितना क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता है, ये आपको जो है ना बिल्कुल क्या है, अगर 33% अगर हम कहते हैं तो आपको लगभग 27-28 क्वेश्चन बनाने की जरूरत है, 27-28 क्वेश्चन बनाने की जरूरत है। 27-28 क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो फिर जो है ना आप आसानी से आप जो है सीसेट में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन 27-28 लाना ये भी स्टूडेंट के लिए काफी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये इतना अंक एक आसानी थोड़ी सी भी समझ होगी तो आप इतना आसानी से ये कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं आप। लेकिन प्रॉब्लम है कि आप कंप्रीहेंशन के मतलब ही नहीं समझ रहे कि कंप्रीहेंशन होता क्या है। और कंप्रीहेंशन सबसे ज्यादा ये सेक्शन पर ही लोग स्टूडेंट गलत करते हैं, और साथ साथ ये दोनों पर ही सिर्फ ये मैथ और रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन से अब सिर्फ आप स्क्वायर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम होता है। आपको कंप्रीहेंशन को नजरअंदाज नहीं करनी होगी, हर हाल में उसको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्रीहेंशन का हम बात करेंगे कि कंप्रीहेंशन होता क्या है और कंप्रीहेंशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कंप्रीहेंशन में कम से कम आपको 30 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन से रहेगा, 30 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन से रहेगा, और बाकी सभी क्वेश्चन की जो बात हम कहते हैं 50 क्वेश्चन आपको जो है 50 जो क्वेश्चन जो है आपको जो है ये तीनों सेक्शन से रहेगा, मैथ रीजनिंग और डीआई से। तो कंप्रीहेंशन जो है तो आखिर इसी को लेकर हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। अब चाहे कितनों भी आप पढ़ लेंगे तो कंप्रीहेंशन एक ऐसा सेक्शन है कि उसमें कमांड आना बिल्कुल बड़ी मुश्किल होता है। तो ये बनाते बनाते ही ये आपका धीरे धीरे ये कंप्लीट रूप से वो समझ डेवलप होती है। तो हम देखेंगे कि कंप्रीहेंशन बनाने के लिए कौन कौन सा हम तरीकों को अपनाएंगे जो आसानी से कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम कंप्रीहेंशन पर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम कंप्रीहेंशन पर डिस्कस करते हैं। कंप्रीहेंशन पर डिस्कस करते हैं। कंप्रीहेंशन पर डिस्कस करते हैं। तो पहला है कि कंप्रीहेंशन की बात हम करते हैं, कंप्रीहेंशन की बात करते हैं। ये कंप्रीहेंशन के मीन्स क्या होता है, इसके मीनिंग पहले समझना होगा। तो कंप्रीहेंशन के मीन्स, इसका मीनिंग है, इसका अर्थ ही होता है समझ, इसकी अर्थ ही समझ होता है या बूझ होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, बूझ, समझ, बूझ। मतलब जो भी आपको कंटेंट पैसेज में होता है उसको पढ़ के समझना होता है। इसमें सिविल सर्विस ये चेक करते हैं कि आपकी समझ कहां तक है। अब किसी भी चीज, कोई भी कंटेंट आपको दिया हुआ रहता है और उस कंटेंट को पढ़ने के बाद आपकी कितनी समझ डेवलप हुआ, उस कंटेंट के पढ़ने के बाद आपको उतनी क्या समझ डेवलप हो चुकी है कि दिए हुए क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सके। तो ये समझ जरूरी है। तो ये समझ किस प्रकार की होगी, देखिए मेन बात होता क्या है कि कंप्रीहेंशन जो है, अधिकतर कंप्रीहेंशन पूछा जो जाता है, आपको इकोलॉजी की बात करेंगे और बायोडायवर्सिटी की बात करेंगे, और दूसरा है आपको जो है जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो है आपको पैसेज रहेंगे। तो ये दोनों से रिलेटेड कंप्रीहेंशन ज्यादा रहते हैं। आखिर रीजन क्या होता है कि आपको मालूम है कि जिसने जीएस का भी पार्ट्स है, तो जीएस का भी पार्ट्स भी इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए पूछे जाते हैं कि आपको मालूम है कि आईएएस और आईएफएस के एग्जामिनेशन जो है दोनों साथ लिए जाते हैं। यानी यूपीएससी और आईएफएफ में ये दोनों एग्जामिनेशन साथ लिए जाते हैं। तो आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात करते हैं, फॉरेन सर्विस नहीं, फॉरेस्ट सर्विस। तो ये फॉरेस्ट सर्विस के कारण, चूंकि फॉरेस्ट सर्विस पर भाई जो इस पद पर जाएंगे उनको फॉरेस्ट के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, वन्यजीव के बारे में आपको ये सारी चीज की समझ होनी चाहिए। आपको जो है ना बिल्कुल जो है ना वो आप फॉरेस्ट अधिकारी हैं तो आपको बायोडायवर्सिटी के बारे भी आपको जानकारी जरूरी है। आपको बिल्कुल वन जंगल के बारे में जानकारी जरूरी है। जब उस
आप उस डिपार्टमेंट का आप अधिकारी हैं तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपकी होनी चाहिए। इसीलिए आईएफएस के वेटेज के चलते, आईएफएस का एग्जामिनेशन 7 होने के चलते आपका क्वेश्चन में जो है, चाहे आपको जीएस पोर्शन हो या फिर सीसेट पोर्शन हो, आपको वही उसी को ध्यान में रखते हुए आपको पैसेज भी उसी से रिलेटेड ज्यादा होते हैं। और कुछ जो है ना, इंडियन इकोनॉमी का स्थिति बुरा हाल है, इसलिए इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ पैसेज होते हैं और क्वेश्चन में भी वही होता है। अभी का अभी जहां तक आप देखिए कि जहां तक आप अभी का जो ट्रेंड है कि कंप्लीट रूप से इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा है और ये इकोनॉमिक पर क्वेश्चन ज्यादा है, कि दोनों बिल्कुल जो है ना सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और उसी सेक्शन से रिलेटेड आपको जो है ना बिल्कुल आपको कंप्रीहेंशन में पैसेज भी रहता है। तो वो पैसेज क्या होता है, लोग इस पैसेज में गलत क्यों करते हैं? तो सबसे पहले बात ये हो जाता है कि आप अगर इससे जीएस में अगर ये पोर्शन आप पढ़े हुए हैं, जीएस में ये दोनों पोर्शन आप पढ़े हुए हैं, तो ये बिल्कुल आसानी से समझने में आपको बड़ी आसानी होती है। और अगर आप पढ़े नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए जीएस के दृष्टि से के साथ साथ जीएस के दृष्टि के साथ साथ जो है आप पैसेज या फिर आपको सीसेट के दृष्टि से देखें तो ये सेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको क्या होगी, यहां पर जो पैसेज होता है, तो पैसेज में जो आप जीएस पोर्शन में जो आपने या फिर करेंट अफेयर्स में और जीएस पोर्शन में जो मिलाकर आपने पढ़ा है, जो भी आपको जो है इकोलॉजी से रिलेटेड या बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड अब जो चीज आप पढ़े हैं उससे रिलेटेड अगर कोई पैसेज दिया हुआ रहता है, उससे रिलेटेड अगर कोई पैसेज दिया हुआ रहता है, तो उस पैसेज को आप क्या करते हैं, पैसेज को बढ़िया से ढंग से पढ़ते हैं। तो पैसेज पढ़ने की तरीका होता है कि इस पैसेज जो दिया हुआ होगा, कोई भी पैसेज अगर दिया हुआ रहता है, कुछ भी पैसेज अगर दिया हुआ रहता है, तो आपको सबसे पहले करनी होगी कि पैसेज को पहले ढंग से पढ़ने की जरूरत है और जो स्पेसिफिक टर्म है उसको बढ़िया से उसको क्लियर कट करना होगा, पहले उसको समझना होगा। बहुत ऐसा वर्ड होते हैं जो बहुत क्रिटिकल होता है, उसको समझना बड़ी मुश्किल होता है। तो सबसे पहले आप जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ जो वर्ड है, जहां पर टफ वर्ड लगता है, तो तुरंत आप उसको पलट के आप जो है ना, जो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो आप जाके अंग्रेजी खोल के देखिए। आपको ये अंग्रेजी वाला जो क्वेश्चन है उसको जरा देखें, इंग्लिश में जो है उसको देखने के बाद आपको क्या होता है, वो वर्ड आपको क्लियर हो जाता है। इसीलिए जहां पर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है कि ये सेंटेंस हमको समझने में दिक्कत है, ऐसे भी ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो चुका है कि जो टफ से टफ वर्ड होता है ब्रैकेट में उसमें हिंदी में लिख देते हैं, ब्रैकेट में इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश वर्ड को ही हिंदी में लिख देते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आपको तो आसान हो ही जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो टफ वर्ड है पहले उस चीज को आप देख लेंगे, कि कहने का मतलब है कि पैसेज पढ़ने के दौरान जो टफ वर्ड है जो समझ में नहीं आता है उससे तुरंत आप प्लॉट के देख के वो देख ले। आप बढ़िया से आप क्या करते हैं कि आप पैसेज को आप पहले पढ़ लिए, पढ़ाई जब आप पैसेज जब पढ़ें तो सबसे फ्री होकर पढ़े, जिस समय आप एकदम बिल्कुल कूल है, आप कूल होके आप करते क्या है कि सबसे पहले बना लेंगे मैथ रीजनिंग, टाइम बचेगा तो पैसेज पढ़ेगा। नहीं, ऐसे करके नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे करके नहीं पढ़ना चाहिए। पहले आप पैसेज ही बनाइए, पहले आप अगर पैसेज ही बनाते हैं कि जो आप एक दो पैसेज आप देखें जो आपको थोड़ा सा इजी लगता है कि उसमें शब्द कम है लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बन सकता है, तो उस तरह का पैसेज आप पहले 2-4 लाइन पढ़ने के बाद ही 2 लाइन पढ़ने के बाद ही आपको एहसास हो जाएगा, या फिर टॉपिक के बारे में पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, इस टॉपिक से है, जो आप कंप्लीट रूप से पहले पढ़ चुके हैं जीएस के लिए, तो वो बहुत आसान रहता है। तो आप उसको बनाइए, आप 2-3 आप पैसेज पहले बना लीजिए, तब फिर क्या होता है कि फिर आप माइंड जो है, क्योंकि कंटिन्यू अगर पैसेज बनाएंगे तो 1-2 तो आपको सही बनेगा, उसके बाद बटन बढ़ते जाएगा, क्योंकि पैसेज में इतनी गहराई है, पैसेज को समझने में बहुत ही माइंड में बहुत प्रेशर बढ़ जाता है और जिस टाइम का किल्लत भी रहता है, इसलिए 2 पैसेज बनाइए और 2 पैसेज बनाने के बाद जैसे ही आपको माइंड आप थोड़ा सा इलिटरेट होने लगे तो फिर आप उस वक्त आप मैथ पोर्शन में आ जाइए, फिर रीजनिंग पोर्शन में आ जाइए। तो मैथ और रीजनिंग में फिर आपको देखें, रीजनिंग लिए तो रीजनिंग में जो इजी पोर्शन है उसको फिर देखिए, जो रीजनिंग को बनाना शुरू किया फटफट बनता चला जाएगा। तो माइंड में प्रेशर रहने के बाद रीजनिंग बन सकता है, माइंड में प्रेशर रहने के बाद मैथमेटिक्स बन सकता है, लेकिन पैसेज नहीं बनेगा। स्टूडेंट तो अलग करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं कि मैथ और रीजनिंग सब कुछ अब पहले बना लेते हैं और लास्ट में जाता है पैसेज बनाने के लिए, तब तक उनकी माइंड बहुत समय की किल्लत की वजह से माइंड प्रेशर में आ जाता है
और पैसेज को का सही से पैसेज को नहीं समझ पाता है, और इसके वजह से जो है ना उनका पैसेज गलत हो जाता है। पैसेज को ऐसा नहीं बनाना चाहिए। पैसेज एकदम फ्री माइंड में पहले ही पैसेज को हम टेकल करेंगे। जहां थोड़ा इलिटरेट होंगे फिर हम दो पैसेज या 3 पैसेज बनाने के बाद तुरंत फिर हम क्या करेंगे कि फिर हम जाके रीजनिंग पे आ जाएंगे या फिर मैथ पर आ जाएंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जब हम पैसेज हम बनाएं तो हम रीजनिंग पोर्शन को टच करें, क्योंकि रीजनिंग आसान होता है, वो आसानी से बन जाएगा। कितनों भी आधा से ज्यादा आप प्रेशर में आ गए हैं, बहुत ज्यादा माइंड एकदम काम करना बंद कर दिया है, भारी हो गया है, उस समय भी आपको रीजनिंग बनेगा। तो रीजनिंग चूंकि तुलनात्मक रूप से बहुत इजी पोर्शन होता है, तो पैसेज बनाए फिर आप जाके रीजनिंग पोर्शन को बनाए। इस तरह करके जो है ना आप फिर रीजनिंग बनाने के बाद रीजनिंग फिर आप पैसेज पर हाथ लगाए, फिर पैसेज बन जाए, फिर मैथमेटिक्स पर पकड़ाए, तो मैथमेटिक्स में फिर आप जो है ना बनाना शुरू किए। तो इसी तरह का बिल्कुल आप लेते लेते आप कीजिए, क्योंकि प्रेशर में मैथ बन सकता है, आपको प्रेशर में आपका जो रीजनिंग बन सकता है, लेकिन प्रेशर में पैसेज नहीं बनेगा। इसलिए पैसेज पर ये टेक्निक आपको अपनाना होगा। और पैसेज में सबसे पहले तो ये टाइम मैनेज करना है कि पहले फ्री माइंड में पहले पैसेज का काम करना है। दूसरा क्या करना है? दूसरा करना है कि जो पैसेज में आप कंटेंट दिया हुआ है, वो जो टफ वर्ड है तो बिल्कुल जो उसका इंग्लिश देख लेना है और आसान कर लेना है उसे। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि उस पैसेज को बढ़िया से पहले पढ़ना है, और बढ़िया से पढ़ने के बाद बड़ी स्थिर होकर एकदम माइंड फ्रेश है, एकदम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर आप पढ़िए। बढ़िया से पढ़ने के बाद जो वर्ड समझ में नहीं आता है इंग्लिश वाला देख ले और बढ़िया से पूरा पढ़ ले। पढ़ने के बाद जो आपको पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज के अंदर से ही आप आंसर दें, क्योंकि इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहता है। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े एग्जामिनेशन देते हैं तो पैसेज का लेवल बढ़ जाता है, वर्ड कठिन हो जाते हैं। तो उस पैसेज को समझने के लिए आपको जो है ना पहले जो चीज है उसको पढ़ ले, और इस कंटेंट में जो दिया हुआ पैसेज है उसी कंटेंट को आप एनालिटिकल रूप से थोड़ा सा समझिए, और उसके बाद जो है ना भावात्मक रूप से उसी को जो है आप कंप्लीट रूप से उसी को ही उसी के अंडर बाउंड्री लाइन में ही कि इसके बीच से क्या क्या हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि आप बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी बहुत पढ़े हुए होते हैं, आप इकोनॉमी बहुत पढ़े हुए रहते हैं, और इतना पढ़ने के बाद आपको ऑलरेडी इतना नॉलेज हो जाता है कि सारे नॉलेज में आप पढ़े कंटेंट, लेकिन आपका दिमाग में पहले उतना सारा जो नॉलेज है उन सारे नॉलेज का अप्लाई करके आप क्वेश्चन बनाते हैं, जो कंटेंट के बीच इसके बीच में है ही नहीं। इसके बीच में जो नहीं है उसको आप दिमाग में उसको सेट करके रखे हुए, जीएस में ऑलरेडी आपका माइंड बन चुका होता है, और उसी माइंड जब पहले से बना हुआ है तो आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो आप पहले से जो आपका नॉलेज है उसी से बनता है। पैसेज का कोई काम ही नहीं, पैसेज नाम का पढ़ लिए और पहले जो नॉलेज है उसी पर जो है ना आप फोकस कर दिए। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना होगा, आपका जो पहले का नॉलेज है वो कंप्लीट रूप से वो नॉलेज बिल्कुल उसको अलग में रखिए, समझिए कि कुछ देर के लिए भूल जाइए। पहले का नॉलेज आपको सोचने के लिए आपको हेल्प करेगा, आप एनालिटिकल रूप से आप चीज को बेहतर से बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको मदद करेगा कि जिस कंटेंट दिया हुआ है कि उनको पढ़ के जो है ना किस तरह हम जो है बिल्कुल कंप्लीट रूप से समझ सके, इसमें क्या क्या संभावना बन सकता है, इसमें क्या क्या चीज का कंक्लूजन निकल सकता है, क्या निष्कर्ष निकल सकता है। इस कंक्लूजन पर आप जो है कंप्लीट रूप से आप उसका कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं अपने। लेकिन इसी कंटेंट का मदद से आप, ये नहीं होता है कि आपके कंटेंट दिया हुआ है और उस कंटेंट का अतिरिक्त इस कंटेंट से रिलेटेड आपको बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन अपने नॉलेज को आपको जो है ना अप्लाई करते हैं और बाकी कंटेंट में जो कहा है उसको भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। आपका पहले वाले नॉलेज भी बड़ी कमाल का होता है, वो नॉलेज से आपको इसके दिए हुए कंटेंट को समझने में और उसको एनालिटिकल रूप से समझने में मदद करेगा। इसलिए इसी दिया हुआ कंटेंट के बीच से ही आंसर होनी चाहिए। अगर यहीं पर अगर दिमाग लगा के इसी के बीच में आंसर तलाशने की कोशिश करते हैं, इसी के बीच से कैलकुलेशन आप निकालेंगे तो फिर आपका सारे पैसेज सही से बनता चला जाएगा। लेकिन स्टूडेंट में अक्सर ये देखा जाता है, प्रेशर टाइम कम रहता है और एक बार पढ़ा आनंद फनान में बीच में 2 वर्ड छूट गया, 3 वर्ड छूट गया और बिल्कुल जो है ना आगे बढ़ने के बाद पूरी तरह से समाप्त कर दिया उसे। और समाप्त करने के बाद क्या करते हैं कि पहले से चूंकि इससे रिलेटेड जो भी जीएस में उनको नॉलेज है उसी नॉलेज की मदद से पैसेज सॉल्व करते हैं,
उसी नॉलेज से सॉल्व करते हैं। बाकी कंटेंट क्या पढ़ा उसका दिमाग खत्म हो गया, अब वो क्या कहता है उससे मालूम नहीं है। इसी वजह से पैसेज गलत होता है। इसलिए पैसेज दिए हुए कंटेंट से ही बनाना है, और दिए हुए कंटेंट में कुछ चीज ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट नहीं होता है, उसकी कंक्लूजन एज ए निष्कर्ष एनालिटिकल रूप से आपको निकालना होता है, और उसके बाद जाके आप सॉल्व करते हैं पैसेज, तो सही नहीं पैसेज बनेगा। लेकिन आप क्या कहते हैं कि पुराने नॉलेज, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पता नहीं चलता कि आपका अभी का नॉलेज है या फिर पुराना नॉलेज, इसके बीच से सॉल्व कर रहे हैं या पुराना नॉलेज से सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए पुराना नॉलेज को नहीं, पुराना नॉलेज आपको मदद करेगा इसी के बीच से अधिक कंक्लूजन निकालने में। इसलिए इस चीज पर आपको ध्यान रखना होगा। अगर इस तरह का अगर पैसेज आप सोचकर अगर बनाते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन पैसेज में गलती नहीं होगा, सब कुछ। और इस तरह की समझ, इस पैसेज की कंप्लीट समझ डेवलप करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको लगातार प्रैक्टिस की जरूरत है। तब आपके माइंड कंप्लीट जो है ना उसी कंटेंट के भीतर कंक्लूजन निकालने के लिए, एनालिटिकल रूप से सोचने में, उसी कंटेंट के भीतर, उसी पैसेज के भीतर आपको बिल्कुल जो है ना एक आपका माइंड में एडेप्टेशन हो जाएगा, आप अनुकूल हो जाएंगे, और धीरे धीरे आपका कोई पैसेज गलती नहीं होगा, वो बिल्कुल सही बनता चला जाएगा। अब इस तरह ही आप जो है पैसेज को आप सॉल्व करेंगे, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसेज का है। अब दूसरी पॉइंट पर हम आते हैं। दूसरी पॉइंट में हम जहां बात करेंगे कि दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरी पॉइंट में हम बात करेंगे मैथ्स की, मैथ्स की बात करेंगे। ये मैथ में जो है केवल मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक्स में आपको ये आपको ज्योमेट्री का भी थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। अगर ज्योमेट्री वगैरह आपको याद है, ज्योमेट्री के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ थ्योरम, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ थ्योरम होते हैं, और कुछ थ्योरम जो है आपको हम इस चैनल के माध्यम से उस थ्योरम को बताएंगे। वो थ्योरम अगर आपको याद है तो फिर ज्योमेट्री से, कुछ मेंसुरेशन से, इससे भी कुछ कुछ आपको मदद मिलेगा, तो वो चीज भी देखने की जरूरत है। बाकी जो जनरली जो बनाते हैं सारे जो चैप्टर हैं उसका तो बात हम करेंगे ही। और दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर में हम रीजनिंग की बात अगर हम करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, और चौथे नंबर में हम आपको डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। डाटा ये लोग पढ़ के जाता है, सिर्फ मैथ और रीजनिंग से आपका जो है ना, आपका बिल्कुल जो है ना यूपीएससी का सीसेट नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको करना होगा, डीआई भी देखना होगा, और विदाउट डीआई का आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी पोर्शन को आप अगर नजरअंदाज करते हैं तो सिविल सर्विस आपको नजरअंदाज कर देगा। इसलिए आप किसी भी पोर्शन को एकदम बिल्कुल कमतर ना मापें, वो कंप्लीट रूप से सभी पर आपको एक सही ढंग से सब पर बिल्कुल जो है ना आप ध्यान दें। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको क्या होता क्या है, ये सबसे इजी है, ये सबसे इजी है, लेकिन स्टूडेंट को सबसे टफ लगता है। उनको लगता है कि बिल्कुल कौन इतना कैलकुलेट करेगा, इसमें भी इतना इजी है। और ये डाटा इंटरप्रिटेशन को, इसको समझने के लिए ज्योमेट्री का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर ज्योमेट्री का नॉलेज आपको होता है तो बिल्कुल जो है ना और अच्छी तरह से समझ सकते हैं आप। तो सबसे पहले जो है डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में हम जानेंगे। इसमें आप पढ़ते क्या है, जैसे आप क्वेश्चन में आप देखते हैं, कभी कभी ऐसे देखते नहीं है, सर्किल बना है, पाई चार्ट ऐसे ऐसे इस तरह करके बना हुआ है, यहाँ पर 50%, यहाँ पर 60%, एग्रीकल्चर सेक्टर 33%, इस तरह का रहता है ये पाई चार्ट। 66% इस तरह का जो है ना बिल्कुल पाई चार्ट रहता है। इसी में आगे इसको हम क्या कहते हैं, पाई चार्ट की बात करते हैं। यानी पाई चार्ट में तो पाई चार्ट रहेगा, इसी में डीआई के अंतर्गत पहला ये हो गया। दूसरे की बात हम कहते हैं कि बिल्कुल जो है ना हम ग्राफ्स की बात करते हैं। दूसरी पॉइंट में हम क्या कहते हैं, ग्राफ्स की बात करते हैं। और ग्राफ्स का बात अगर हम करते हैं दूसरे में हमें पहला पॉइंट में हमने क्या कहा, पहले पॉइंट में आपको, पहला पॉइंट में मैंने कहा क्या कि आपको सबसे पहले आपको क्या रहता है, पाई चार्ट्स रहता है। पाई चार्ट्स की बात करते हैं, पाई चार्ट्स की बात करते हैं जो इस तरह का रहता है। आपको मालूम है कि इस तरह का रहता है, सब पाई चार्ट इसी तरह के रहते हैं।
5%, तो फिर इस तरह की परसेंट में दिया हुआ रहेगा। दूसरा पॉइंट में अगर क्या रहता है कि ग्राफ्स, इसको ग्राफ्स भी, इसमें सबसे स्टूडेंट को यही लगता है कि टफ, ग्राफ्स में भी कई प्रकार के होते हैं। एक लाइन ग्राफ्स होता है, एक लाइन ग्राफ्स की बात हम कहते हैं, लाइन ग्राफ्स की बात कहते हैं। लाइन ग्राफ्स की बात करते हैं। और दूसरा की बात हम करते हैं आपको जो है ना बिल्कुल पाई चार्ट के बाद दूसरे की बात अगर हम करते हैं, दूसरे के बाद कहते हैं ग्राफ्स में। तो ग्राफ्स के बाद हम कहते हैं कि ग्राफ्स में क्या है, तो ग्राफ्स में आप पहला है, पहले की बात करते हैं लाइन ग्राफ की बात करते हैं, लाइन ग्राफ की बात करते हैं। लाइन ग्राफ में आपको मालूम है कि लाइन ग्राफ में आपके इस तरह की रहता है, आप इससे पहले देख चुके हैं। इस तरह बढ़ते जाएगा, फिर बढ़ते जाएगा, फिर इसी तरह इस तरह बढ़ते जाएगा। इसी तरह लाइन ग्राफ जो है आपको इस तरह की ग्राफ रहेगा। तो लाइन ग्राफ, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब उसके बाद आपको कहता है बार ग्राफ्स की बात कहते हैं, दूसरे नंबर हम जिसको बार ग्राफ्स कहते हैं, बार ग्राफ्स कहते हैं। तो बार ग्राफ्स में आपको बिल्कुल आपको इस तरह का रहता है, आप बिल्कुल ये डाटा रहेगा और ऐसे रहता है, आपको ऐसे रहता है, इसी तरह का आप देखेंगे कभी इस तरह का, बिल्कुल किसी ना किसी तरह बिल्कुल जो है आप इसी तरह का बिल्कुल ग्राफ्स रहता है। तीसरा नंबर में क्या अगर बात हम करते हैं कि ये आपको जो ना लाइन ग्राफ हो गया, ये बात एक टेबल की बात करते हैं। तीसरा नंबर में टेबल की बात करते हैं, टेबल की बात करते हैं। इसी तरह का बिल्कुल जो है ना आपको क्या रहेगा, एक बॉक्स रहेगा, इसी में इसी तरह का जो है बिल्कुल बहुत सारा डाटा रहेगा, और डाटा रहने के बाद इसी से सॉल्व करना है। इसी में भी कोई स्टेट वाइज कुछ दिया हुआ रहेगा। तो ये तीन जो टॉपिक है, यानी ग्राफ्स का जो है ना बिल्कुल लाइन ग्राफ्स, बार ग्राफ्स और टेबल, इसी से भी ये चार जो आपको जो ना इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन में आता है, तो ये चारों को बिल्कुल सॉल्व करना सबसे इजी काम है। अगर इसको आप क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट सिर्फ मैथ में उसी पोर्शन को पढ़ता है जिस पोर्शन को लगभग कॉमन रूप से लोग दिखता है, उसमें 7-8 क्वेश्चन बनता है, 7-8 क्वेश्चन बनाकर 8-10 क्वेश्चन बनता है, और उसी में होच पोच हो जाता है। 26 क्वेश्चन कौन सी बड़ी क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन कौन सी बड़ी क्वेश्चन है, कितना नंबर है इसमें जो है ना बिल्कुल जो है आसानी से उसको पार कर सकते हैं। इसको पढ़ लेंगे, इससे तो 8-10 क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। अरे इसमें कुछ भी नहीं है, इसको हम आसानी से आपको इस चैनल के माध्यम से आसानी से इसको कितने इजी से हम बताएंगे कि कंप्लीट रूप से आपको सोचना भी नहीं है। तो ये कंप्लीट रूप से, चूंकि सिविल सर्विस में डाटा इंटरप्रिटेशन से, इकोनॉमी से, इकोलॉजी से रिलेटेड, या फिर इंडस्ट्री से, प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन इस पर रहेगा, या फिर हम इसमें जो है ना बहुत सारा इस ग्राफ के माध्यम से हम बहुत सारा कंक्लूजन पर हम पहुंच पाते हैं, बहुत चीज को हम इससे निकाल सकते हैं। तो ये आपको जो है ये डाटा इंटरप्रिटेशन के माध्यम से जो है ना आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो है बताएंगे। इन सभी आपको जो है ना एक टॉपिक रहेगा, इसी टॉपिक से आपको कम से कम 10 से 12, 10 से 12 क्वेश्चन इसी पे रहेंगे, और इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए पैसेज भी कितना आसानी से आप बना सकते हैं, और आपको डाटा इंटरप्रिटेशन भी बना सकते हैं। सिर्फ मैथ और रीजनिंग से क्या आप क्वालिफाई करेंगे? नहीं, मैथ और रीजनिंग, क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो आप में इसमें ना कोई आप ट्रिक काम करेगा, और उसमें काफी सॉल्व करने में आपको बेसिक से अगर सॉल्व करते हैं तो फिर उसको जो है ना बिल्कुल काफी टाइम लगेगा। आपके पास टाइम तो है नहीं, तो आपके पास टाइम नहीं, तो मैथमेटिक्स में 2-3 क्वेश्चन आपका ऐसा है कि उसको टाइम लगाना बेवकूफी होगा। क्योंकि अगर उसके जगह पर अगर हम हल्का क्वेश्चन को टच कर लेते हैं तो आसानी से बन जाता है, और आसानी से बन जाता है। तो अगर खूब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने में हमको अगर 3 मिनट 4 मिनट लग जाता है, ज्यादा टाइम लगता है, और उस टाइम में हम हल्का 3 से 4 क्वेश्चन बना देंगे तो हमारा बहुत बड़ा मुश्किल। एक क्वेश्चन में अंक तो उतना ही है, एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो उसमें भी आपको 2.5 नंबर है, और आप जो है हल्का क्वेश्चन भी सॉल्व किए तो भी 2.5 नंबर मिला। तो आप उस बड़े क्वेश्चन में आप टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इसलिए बड़े क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं बर्बाद करना है। आपको क्या करना है कि आप
ताकि आप सारे टॉपिक को हम सारे जो है ना आपका जो आपका सिलेबस का जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में हम नॉलेज रखेंगे। और इसके नॉलेज अगर आपको हो जाता है तो आसानी से बिल्कुल जो है सारे पोर्शन से आप कुछ कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। कम भी मेहनत कीजिएगा तो कुछ कुछ क्वेश्चन बन जाएगा, अपने आप वहां पर पहुंच जाइएगा। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो कुछ कुछ क्या सब बनेगा कि कंप्लीट रूप से, चूंकि आपका बिल्कुल जो है सॉल्व करने की तरीका हम बताएंगे कितनी आसानी से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम आसानी से उसको कैसे सॉल्व करते हैं आप इनको देखेंगे ये सारे, और आप आराम से बिल्कुल सीसेट में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। सीसेट के लिए आपको सोचना ही नहीं है, इसलिए ये बहुत ही इजी है। लेकिन इस समय पर जो है ना इस सबसे ज्यादा टफ हो गया है। स्टूडेंट सीसेट को पढ़ना ही नहीं चाहता है, उनके दिमाग में बन चुका है कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे, और वो क्वालिफाई नहीं कर पाता है। और कंप्लीट रूप से जो है ना पैसेज तो उससे बनता ही नहीं, और पैसेज जो बनाने जाते हैं तो उनके पास पहले अंबर नॉलेज होता है। पैसेज पढ़ेगा तो पैसेज के कंटेंट के बीच में क्या सोचेगा, पहले से ऑलरेडी नॉलेज है, अपने ही नॉलेज से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, जिससे कारण सब गलत हो जा रहा है। क्योंकि वो तो देख रहा है कि आप पैसेज के अंदर क्या कैलकुलेशन पर पहुंचते हैं, पैसेज के भीतर से आप क्या क्या चीज निकाल सकते हैं, सिर्फ वही दोनों ओर से। अगर कहीं पर 2 और 3 है और बीच में खाली जगह है तो आपको नॉलेज 100 का है तो कि 100 में से कोई एक होगा नहीं। 2 और 3 के जब बीच है तो बिल्कुल जो है ना 2 और 4 का अगर बीच है तो 3 ना होगा, या 2 से 3 के बीच में है तो 2.5 ना होगा। तो 2.5 ही आपको लिखना है, 2 और 3 के बीच में 2.5 ही होगा। लेकिन आपको अगर डिजिट का नॉलेज है ज्यादा तो आप कोई 10 बोल देंगे, 12 बोल नहीं, आपका जो पैसेज है उस पैसेज के भीतर ही सोचना है। और आपको जो पहले का नॉलेज है उस पहले का नॉलेज आपको हेल्प करेगा अच्छा से इसको समझ डेवलप करने में। इस तरह कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद जो आपका अंदर जो समझ और जो आपको जो है बूझ जिसको हम कहते हैं वो कंप्लीट, वो जो सेंस जो है आपको कंप्लीट रूप से वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप करेगा। वो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज उसमें हेल्प करता है और एनालिटिकल रूप से आपको डेवलप करता है, तब आसानी से सॉल्व होगा। आप बिल्कुल जो है इस जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है आराम से उसकी तैयारी कीजिए आप। और हम इस चैनल के माध्यम से हम आपको सीसेट की तैयारी भी करवाएंगे और जीएस का भी, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक का सब चीज का आपका गाइड हम करेंगे। और जो है ना आसानी से आप कहीं भी रहकर, गांव या फिर किसी भी कोने, दुनिया के किसी भी कोने में रहकर आसानी से सिविल सर्विस की तैयारी करके आप उसको क्रैक कर सकते हैं। इसलिए हम इसी तरह का वीडियो हमारा कंटिन्यू जारी रहेगा, लगातार आप वीडियो देखते रहिए। कल से हम किसी टॉपिक पर बात करेंगे और कैसे कल हम जीएस का कौन कौन पोर्शन हमारा जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला पोर्शन है उसको हम शुरू करेंगे। और शुरू करने के बाद जो है ना बिल्कुल हम सारे सब्जेक्ट पर हम वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो पर आप देखते रहेंगे, सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपका निकल जाएगा और आप आसानी से तैयारी कर लेंगे। जो है आज किसी भी तरह, किसी भी बैकग्राउंड के आप स्टूडेंट हैं, आपका किसी भी तरह का कोई भी बाधा, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। आप अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। इसलिए बस आज इतना ही, आप लोग हमारे चैनल को देखते रहें और थोड़ा सा टाइम निकाल कर सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए ठीक है।